Hello friends, myself Ankur Jain. I would like to thank UPSC Time India for giving me an opportunity to interact with you all people. Today I am going to resolve many queries of you all as I have gone through this journey also. So मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यूपीएससी टाइम इंडिया ने जो कि मोस्टली एस्पिरेंट्स के रहते हैं. आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. To introduce myself, I am Ankur Jain. I am an IRS Assistant Commissioner Income Tax currently posted at Noida. Professionally, I have done BCom honors from Delhi University. I was a chartered accountant and company secretary itself. So उसके बाद मैंने UPSC किया and currently I am IRS income tax. I was all India rank 209 in 2018 UPSC CSC. About my UPSC journey has been a long journey. My UPSC journey started way back in 2014. I never thought of becoming an IAS or something else till I डिड माई सी ए जब मैंने करी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं IAS या कुछ करूँगा. उसके पहले मेरे को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था यूपीएससी के बारे में. तो सी ए करने के बाद जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या कहते हैं जो नेम एंड फेम मतलब या जो एक आपको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो मुझे उस टाइम नहीं मिला. तो आई फेल्ट कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए. और उसमें जब मैंने रिसर्च करी अपने फ्रेंड्स से पूछा तो मुझे यही पता चला कि इंडिया में 2 एग्ज़ाम इससे ऊपर हैं, IIM एंड यूपीएससी. तो आई ट्राइड फॉर यूपीएससी. आफ्टर ट्राइंग फॉर यूपीएससी मेरा फर्स्ट जो अटैम्प्ट था, आई वॉज डूइंग जॉब इन MNC. सो इन MNC टाइम मिलता नहीं है पढ़ाई के लिए स्टार्टिंग में. तो आई हैड अ वेरी कैजुअल अप्रोच इन द स्टार्टिंग. सो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, आई प्रिपेयर्ड फॉर GS1. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2014 GS1 और GS2 में प्रीलिम्स के दोनों के मार्क्स ऐड होते थे. उस टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर GS1 फॉर 2 to 3 months और GS2 के लिए आई वॉज वेरी कैजुअल कि CSAT, क्योंकि मैंने IIMs के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कैट दिया हुआ है. सो CSAT मेरा निकल जाएगा. तो उस टाइम CSAT के मार्क्स ऐड होते थे. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है मैं निकाल लूँगा, मेरा GS स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो आई फोकस्ड ऑन GS एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हेन आई गेव द एग्ज़ाम आई could not clear the prelims because CSAT में मेरे स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था. And engineering background and all these people who have technical background, they scored really high, more than 150 out of 200. So next time it was a very setback कि मैं CA में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ but I could not clear my prelims in my first attempt. So जब मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ और सेटबैक लगा तो आई सेट एंड मेड अ स्ट्रेटेजी कि भाई पहले प्रीलिम्स निकालना है किसी भी तरीके से. अगर प्रीलिम्स निकलेगा ही तो कुछ होगा. प्रीलिम्स तो निकला ही नहीं, मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो सारा निकल गया. आफ्टर डैट आई प्रिपेयर्ड फॉर CSAT. मैंने पूरे साल ऑप्शनल की भी इतनी तैयारी नहीं करी, मेंस की भी नहीं करी, बट मैंने CSAT की तैयारी करी. एंड आई वेंट विद अ टारगेट कि मुझे CSAT के अंदर 200 में से 150 मार्क्स लेके आने हैं. बिकॉज उस टाइम कट ऑफ 241 चली गई थी. मींस कि आपके एवरेज GS में अगर 80 to 90 भी आते हैं तो आपको 150 तो चाहिए. बट नेक्स्ट टाइम जब मैं 2014 के अंदर एग्ज़ाम लिखने गया तो 2014 के अंदर CSAT का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट आया कि इफ़ यू वुड हैव गॉट अराउंड 110 तो भी सफिशेंट था. बट वो मैं पेपर के टाइम एनालाइज ही नहीं कर पाया कि पेपर इतना डिफिकल्ट है. मैं अपने प्री माइंड सेट के साथ टारगेट के साथ बैठा हुआ था कि आई हैव टू स्कोर 150. तो 1-1.5 घंटा होने के बाद एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब मेरे को लगने लगा कि भाई मेरे 150 क्या, मेरे तो यहाँ पे 120 भी नहीं आएंगे, तो मेरी आखिरी आधे घंटे में होप लूज़ हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया उस एग्ज़ाम के अंदर. मैं सिर्फ सीट पे बैठ के पेपर इधर से उधर फ्लिप कर रहा था. मेरे से जो ईजी क्वेश्चंस थे अंडर प्रेशर वो भी नहीं निकले. सो इन माई सेकेंड अटैम्प्ट इवन आई कुड नॉट क्लियर माई प्रीलिम्स अगेन. अब ये जब हुआ कि 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मैं MNC से जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ और मैं CA फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर गया था. उसके बाद मैं 2 साल से जॉब छोड़ के बैठा हूँ. मैंने 3-4 साल MNCs में जॉब करी है. आई वॉज अर्निंग गुड पैकेज और 2 साल से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है एंड डेट टू ड्यू टू CSAT. तो फिर एक तरफ ये था कि भाई UPSC छोड़ देना चाहिए, दूसरी तरफ ये था कि भाई CSAT को एक बारी और चांस दे देते हैं. तो आई थॉट कि एक बारी और चांस देता हूँ मैं. तो मैंने दोबारा CSAT के लिए प्रिपरेशन की. दिस टाइम आई ज्वाइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर CSAT और उसमें मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी CSAT की ना. इन ऑल इंडिया सीरीज़ आई वाज लाइक अराउंड इन 1 to 3 रैंक. मैं टॉप 3 में आ जाता था उसके अंदर. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था और उस साल में CSAT से मैं पास कर जाता. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई प्रीलिम्स में मेरा GS1 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये CSAT में क्लियर कर जाऊँगा. बट एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 2015 में UPSC का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उसने CSAT को ऑप्शनल कर दिया कि उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, उसमें आपको सिर्फ 33% लेके आने हैं. अब GS1 के मार्क्स
जो होंगे वो मेन माने जाएंगे। सो अब आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर सी सेट लाइक एनीथिंग। तो जी एस वन मेरा स्ट्रॉन्ग था शुरू से, बट एकदम से आपको अगर पूरे जी एस वन पे ही फोकस करना है तो एकदम से आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। बट स्टिल मैंने तैयारी करी एंड उस टाइम मेरा प्रीलिम्स निकल गया फर्स्ट अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज राइटिंग मेंस, और मैंने मेंस पे कभी फोकस ही नहीं किया क्योंकि मेरा सारा फोकस था प्रीलिम्स क्लियर करने के ऊपर। अब जब मेंस लिखने के लिए आया और 3 महीने बचे तो आई वॉज लाइक अब क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल तैयार नहीं है, जीएस तैयार नहीं है, कुछ तैयार नहीं है, ऐसे तैयार नहीं है। जीएस सिर्फ इतना तैयार है कि भाई जीएस जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था उतना ही तैयार है, मेंस के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ा था अलग से। देन उन 3 महीनों के अंदर मैंने अपनी प्रिपरेशन करी, बट लकीली उस साल मेरा मेंस भी निकल गया एंड आई वॉज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू गिव इंटरव्यू। बट इंटरव्यू में मेरा उस साल नहीं हुआ 2015 अटैम्प्ट में। सो अराउंड अब ये था कि 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, एक इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू जब आया तो उसके बाद 1 महीना दोबारा अगला जो प्रीलिम्स आना था 2016 का, 1 महीना बचा हुआ था इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया। तो 3 अटैम्प्ट में फेलियर हो चुका था, 1 महीना और बचा हुआ था अगले प्रीलिम्स के लिए। अब फिर से वही क्वेश्चन था कि भाई दोबारा देना है या जॉब ज्वाइन करनी है। तो जब 1 महीना बचा था तो आई थॉट कि एक बार प्रीलिम्स तो दे ही देता हूँ, जब इतनी आगे तक आया हूँ, 3 साल प्रिपरेशन करी है, एक और प्रीलिम्स दे देता हूँ। एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एंड दिस टाइम आई अगेन क्लियर प्रीलिम्स, और मेरे प्रीलिम्स में अराउंड 150 मार्क्स थे और आउट ऑफ 200 इन जी एस वन। सो जी एस वन में क्योंकि मेरा जी एस हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा, मेरा 1 महीने के अंदर प्रीलिम्स फिर से क्लियर हो गया 150 मार्क्स आउट ऑफ 200। बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। सो अगेन फोर्थ अटैम्प्ट अगेन फेलियर। तो मेरे सामने फिर से एक क्वेश्चन था कि भाई अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, फैमिली प्रेशर है, सब कुछ है, सोसाइटी का प्रेशर है, आपने इतने सारे अटैम्प्ट दे लिए हैं जिनका निकलना होता है, लोग कहते हैं उनका पहले 2 अटैम्प्ट में निकल जाता है, मेरा नहीं निकल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे, शायद आई एम नॉट यूपीएससी मटेरियल। तो काफ़ी सारे आपको सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद जब मेरे को सेल्फ डाउट आना शुरू हुआ तो मैंने दूसरे यूपीएससी के अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू करी। इस टाइम के अंदर जब मैंने दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू करी तो आई गेव पीएसयू एग्ज़ाम्स, आई गेव other state civil services exams and I prepared for other jobs exams also and I मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन बंद तो नहीं करी, बट अब मेरा फोकस था कि मुझे किसी तरीके से जॉब चाहिए। अगेन जॉब इतनी आसानी से वापस लगी नहीं, प्रीलिम्स आने वाला था, 1 महीना बचा हुआ था, तो आई स्टार्टेड फिर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स इन 2016। तो 2017 का मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी एंड 1 महीना बचा हुआ था एग्ज़ाम के लिए और 15 दिन बाद एक रिज़ल्ट आया मेरा, जिसमें कि मैंने टॉप कर दिया एक पीएसयू के एग्ज़ाम के अंदर। सो व्हेन आई टॉप्ड इन अ पीएसयू एग्ज़ाम तो मेरी जॉब लग गई थी उसके अंदर। अब फैमिली एंड ऑल सबका यही कहना था कि भाई यूपीएससी इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, यू शुड जॉइन अ जॉब, और मेरे को भी यही लगा कि जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। बट आई वॉज की अब प्रीलिम्स के लिए 15 दिन बचे हैं, तैयारी करी है तो तैयारी कर लेता हूँ। जॉब के लिए मैंने 1 महीने का टाइम मांगा कि आई विल ज्वाइन आफ्टर 1 मंथ। आई प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स द नाइट बिफोर प्रीलिम्स, आई स्लेप्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग लाइक कि मैं कल ही पेपर देने जा रहा हूँ, पर पूरी रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि भाई अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो क्या, एक अटैम्प्ट और ख़राब, प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मुझे जॉब तो ज्वाइन करनी है, तो मुझे प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद 3 महीने बाद मेंस देना है, कौन मुझे जॉब पे ज्वाइन करती 3 महीने की एक लीव देगा। सो सुबह मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल ड्रॉप माई अटैम्प्ट, आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स इन 2017। सो वो मेरा फर्स्ट जॉब था, मैंने जॉब ज्वाइन करी एंड विद जॉब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई विद जॉब, टाइम नहीं होता था। जॉब आप पूरे दिन जॉब कर रहे हो पीएसयू के अंदर, शाम को आपको 3-4 घंटे मिलते हैं, उसी में मैंने तैयारी करी एंड आई वाज वेरी कैजुअल कि अब होना होगा तो हो जाएगा। यूपीएससी इज़ मतलब अगर मैंने इतनी पूरी शिद्दत से जो तैयारी करी थी पिछले 4 अटैम्प्ट में, अगर वो घर पे बैठ के नहीं हुआ तो अब होना होगा तो हो जाएगा। मेरी जितनी प्रिपरेशन है आई विल डू दैट प्रिपरेशन एंड लक्कली इसी 5th अटैम्प्ट में विद जॉब मेरी ऑल इंडिया रैंक 209 आ गई एंड टुडे आई एम एन IRS इनकम टैक्स।
थर्ड क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है कि GS1 एंड GS2 फॉर प्रीलिम्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। सी, यूपीएससी के 3 फेजेज हैं, एज ऑल वी ऑल नो, कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो तीनों की प्रिपरेशन एक अलग ही है, ऑल्दो दे ओवरलैप समवेयर, बट तीनों की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटेजीज चाहिए। जीएस फॉर प्रीलिम्स, रट्टाफिकेशन इज़ द मेन थिंग। आपको, अगर आपने फैक्ट्स पे रट्टे मार रखे हैं, अगर आपको फैक्ट्स लर्न है, तो आप प्रीलिम्स निकाल जाओगे। प्रीलिम्स निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यूपीएससी ने डिफाइंड सिलेबस दिया है, उसको पढ़िए और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है, आप उसके चेयर पे बैठिए कि वो एग्ज़ाम कैसे बना रहा है। अगर आपको एग्जामिनर बना दिया जाए तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? आप निकालोगे पिछले 2-3 साल के पेपर, सिलेबस निकालोगे और फिर देखोगे सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स पिछले 2-3 साल में पूछे हुए हैं। जो टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे हुए हैं आप उनमें से तो पूछ ही लोगे, और जो नॉट फ्रिक्वेंट, इतने इनफ्रिक्वेंट नहीं हैं, तो आप उनको तैयार करना, मतलब उनको आप थोड़ा कम वेटेज दोगे। हमेशा एक एनालिसिस होती है किसी भी चीज़ के अंदर की 80-20 रेशियो। जो चीज़ 100 में से 80 टाइम्स पूछी जाती है वो सिर्फ 20 चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें 20 बार पूछी जाती हैं वो 80 चीज़ होती हैं। तो आपको वो 80 चीज़ों पे फोकस नहीं करके उन 20 चीज़ों पे फोकस करना जो 80 बार पूछी जा रही हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, मैप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, मिसाइल्स के ऊपर पूछेगा, सैटेलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स। तो ये टॉपिक्स जो हैं, आप पिछले लास्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स निकालिए और देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट्स पूछ लेता है कि हर बार पूछेगा। तो यू जस्ट नोट डाउन दिस टॉपिक्स, एक पेज पे हर टॉपिक का नोट बनाइए कि सारे रिपोर्ट्स का नाम एक पेज पे लिख लिया, सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम एक पेज पे लिख लिया, जीआई टैग्स लिख लिए एक पेज के ऊपर, और इनको बार बार रिवाइज करिए। ये तो अपार्ट फ्रॉम डैट, एनसीईआरटी तो बेसिक्स सबको पढ़नी ही होती हैं। एंड फॉर करंट अफेयर्स कोई भी एक मटेरियल उठा लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन लीजिए, या किसी भी, जैसे कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आजकल करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की या मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन देते हैं। तो कोई भी एक ले लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि 10 जगह से करंट अफेयर्स पढ़ने का उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एंड में रिटेन उतना ही होना है जो आपने रिवाइज़ किया है। तो आप एक को अगर 10 बार पढ़ोगे तो वो रिटेन होगा आपको। फॉर जी एस टू जो सी सेट है, सी सेट के लिए देखिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। ये देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग सी सेट में क्लियर नहीं कर पाए हैं। इवन जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिविल सर्विसेज निकाला हुआ है, वो सी सेट नहीं निकाल पाए। तो इसका पीछे ये रीज़न नहीं है कि सी सेट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि पीपल टेक इट वेरी लाइटली, दे डोंट प्रैक्टिस सी सेट। आप सी सेट के 1 या 2 एग्ज़ाम लगाइए, उसके बाद अपने आप को इतना चेक कर लीजिए कि इस एग्ज़ाम के अंदर आप 33% मार्क्स ले आएंगे। इसलिए कि सी सेट 2 के अंदर कुछ हाई फाई नहीं है, वो आपको 80 क्वेश्चन देगा, 80 में से आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। वो 35 क्वेश्चंस आपको चूज़ करने हैं कि भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट है छोड़ दीजिए, 2 घंटे का टाइम है, सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं ठीक से। तो उन 35 क्वेश्चन को ठीक से करने के लिए जो डिफिकल्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको हम स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। उन स्पीड ब्रेकर्स को एनालाइज करना सीखिए कि ये स्पीड ब्रेकर है, इसे छोड़ देना है, तो बड़ी आसानी से सी सेट निकल जाएगा। 1-2 उसके मॉक लगा लीजिए सी सेट के, और उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है मेंस की बात कि मेंस में क्या तैयारी कैसे करनी चाहिए। एसए का जो एग्ज़ाम है, ऑलरेडी मैंने कभी भी एसए में स्कोर अच्छा नहीं किया, तो आई एम नॉट द पर्सन, राइट पर्सन टू गिव यू एनी एडवाइस अबाउट एसए। बट हाँ, जितनी मैंने तैयारी करी है उससे मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि एसए के लिए आप सैटरडे संडे ले लीजिए। सैटरडे हर वीकेंड पे 2 एसए लिखिए, एक सैटरडे को एक संडे को, और वो ऐसे इस तरीके से लिखिए कि पहले आप एक स्टार्टिंग में यूपीएससी के पिछले 10 साल के एसए के टॉपिक्स ले लीजिए। अब उनमें से टॉपिक्स में से आप एक ब्रॉड कैटेगरी बनाइए, जैसे कि डेमोक्रेसी के ऊपर एसए हर 2-3 साल के अंदर आता है, विमेन के ऊपर एक 2-3 साल के अंदर एसए आएगा। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे एसेज हैं कि जो कि रिपीट होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एसे आएगा। तो यू मेक अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नोट्स कि भाई इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख दिया एक पेज के ऊपर। अब उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी कोट्स, कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ भी किसी ग्रेट पर्सनैलिटी ने बोला हो या किसी रिपोर्ट में कहीं रेफरेंस आया हो, तो उनको जॉट डाउन कर लीजिए एक पेज के ऊपर।
ये आपका मटेरियल हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा ऐसे के अंदर, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कोट्स हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ भी है जो कि मैं उस ऐसे के अंदर डाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन, अगर डेमोक्रेसी के ऊपर कोई ऐसे आता है, तो ऑल दो टॉपिक डायरेक्टली डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं आएगा, डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही कुछ आएगा, बट उसके लिए आपके पास मटेरियल तैयार होगा कि भाई कोर्ट्स हैं, मेरे पास डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है। इंडियन जुडिशरी के ऊपर आया तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि इंडियन जुडिशरी में कितने जजेस की वैकेंसी नहीं है, कितने कितने केसेस पेंडिंग है, कहाँ पे नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये अगर आपने ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स 20-25 टॉपिक्स बना लिए और उनके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पेज पे लिख ली, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाइए एक ऐसे का, कि ऐसे को मेरे को स्टार्ट कैसे करना है। 2-3 वेज होते हैं ऐसे को लिखने के लिए, वो सब शायद आपको पता होगा कि एक होता है कि भाई हिस्टोरिकल से शुरू करके प्रेजेंट पे लिख के फिर फ्यूचरिस्टिक ऐसे लिखना होता है। दूसरा कि उसके डिफरेंट डायमेंशंस खोलने होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं ऐसे को लिखने के लिए, बट जो बेसिक तैयारी का ज़रिया है वो यही है कि आप हर टॉपिक को ब्रॉडली एनालाइज करिए, कि यूपीएससी के पास्ट एग्जाम्स देखिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देंगे। उन्हीं टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है। और एक नया जो यूपीएससी ने ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है, फिलोसफिकल एसेज। देखिए मेरे हिसाब से फिलोसफिकल एसेज आर मोर इजी देन एनी अदर एसे, क्योंकि फिलोसफी जो होती है उसमें आप कुछ भी लिख सकते, डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज एक 2015 या 16 के अंदर एक ऐसे आया था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसके अंदर आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो एक छोटी सी लाइन हो गई, बट उसको आप कितने सारे एंगल्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। सोशियोलॉजिकल एंगल के अंदर कि भाई जो कि क्या कहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कास्ट्स हैं, उन्होंने स्लो एंड स्टडी इंडिया के अंदर राइज किया है, बट नाउ दे आर विनिंग द रेस। इकोनॉमिकली इंडिया वॉज अ वेरी लाइक undeveloped country. It is one of the major economies in the world. So though India was working slowly and steadily, but it is winning the race now. इसलिए ऐसे ही आप पॉलिटिकली बोल सकते हो, एनवायरमेंटिकली बोल सकते हो। तो ऐसे फिलोसफिकल एसेस को आप काफ़ी लाइव एग्जांपल्स के साथ दे सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल दे सकते हो आप। मतलब जितनी भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो जीएस के लिए, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स आप इन फिलोसफिकल एसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो इन डिफरेंट डायमेंशंस। सो आई थिंक दीज आर मोर इजी। बच्चे एस्पिरेंट्स इन एसेस से काफ़ी घबराते हैं, बट आई थिंक दे शुड नॉट वरी अबाउट दीज एसेस, बट दे शुड बी वेरी हैप्पी अगर ऐसे फिलोसफिकल एसेस आते हैं तो। नाउ आफ्टर ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4। देखिए GS1 के लिए, GS1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये अपना सोसाइटी कवर करता है। तो GS1 के लिए बेसिक तैयारी यही रहती है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, हिस्ट्री पढ़िए, NCERTs पढ़िए। बिपिन चंद्रा एक बुक आती है हिस्ट्री के ऊपर, थिक वाली, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए आप NCERTs पढ़िए। और सोसाइटी के लिए कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स के नोट्स आते हैं, हैंडआउट्स आते हैं, उनको ले लीजिए, वो बड़े ही सिंपल होते हैं। फॉर एग्जांपल विज़न एक हैंडआउट देता है सोसाइटी के ऊपर, उसको पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा आपको GS1 के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका मेन तैयारी शुरू होती है। इसके बाद मेन तैयारी इस तरीके से शुरू होती है, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिलेबस उठा लीजिए। सिलेबस के हर एक टॉपिक को जो GS1 में लिखा हुआ है उसको एक पेज पे लिखिए। हर पेज पे एक टॉपिक होना चाहिए। अब टॉपिक है कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, तो वो एक पेज पे ही होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक उसके साथ अटैच्ड है वो दूसरे पेज पे लिखना चाहिए। अब जो आपने ये टॉपिक लिखा है, इसके ऊपर पिछले 5 साल के, 6 साल के क्वेश्चंस देखिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। जब आपको समझ में आएगा कि कॉलोनियलिज्म का टॉपिक बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कॉलोनियलिज्म के ऊपर फोकस करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, आपको पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़नी, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। तो अगर आप पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री 10 बार ही पढ़ोगे, तब भी वर्ल्ड हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आना है। उस क्वेश्चन का वेटेज 10 नंबर हो सकता है, 12.5 नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1700 नंबर का मेंस होता है। अब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर अपने लगा देते हो 1 महीना या 15 दिन वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब पढ़ने के अंदर, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप फ्रीक्वेंट, जो एक तो आप टॉपिक का वर्ड चूज करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में उसने लिखा नियो कॉलोनियलिज्म, सोशलिज्म, तो इन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में से इस वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, इनके अलावा से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उस टॉपिक को लिखिए आप, उस टॉपिक के ऊपर पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए,
और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद अपनी तैयारी कीजिए। सिमिलरली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बहुत ही वाइड टॉपिक हो गया कि अगर पिछले 70 साल के अंदर भारत में क्या क्या हुआ है, तो कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है, बट कुछ भी नहीं पूछेगा वो। उसके अंदर उसने टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के अंदर हम ये टॉपिक पूछना चाहते हैं आपसे। अब एस्पिरेंट्स जनरली क्या होता है, कोचिंग सेंटर्स या फ्रेंड्स के दबाव में आके या बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च कर डालते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भाई क्या क्या हुआ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की चीज़ें पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकली कि भाई इस डेकेड के अंदर ये हुआ, इस डेकेड के अंदर ये हुआ, इस डेकेड के अंदर ये हुआ। डेट सेट 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें इतना लिखने के लिए काफ़ी है। और आपको टॉपिक पता होगा कि सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, तो आप और अच्छे से पहले से तैयार करके जाओगे। विमेन इश्यूज़ लिखा हुआ है, सोसाइटी लिखा हुआ है GS1 के अंदर, भाई वुमेन इश्यूज़ के ऊपर, या ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हर बार यूपीएससी GS1 में क्वेश्चन पूछता है, तो आप ग्लोबलाइजेशन को तैयार कर लो ना। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आप एक पन्ने के नोट्स बना लो, उसके बाद वो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ग्लोबलाइजेशन बीच में आ जाता है, तो उस एग्जाम्पल को अपने टॉपिक में ऐड कर लो। इससे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या आप पढ़ोगे। तो GS1 को निकालने का यही तरीका है कि भाई हर टॉपिक, हर सिलेबस में से एक वर्ड को एक पेज के ऊपर लिखिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन लिखिए, उस टॉपिक पे से कौन कौन से आए हैं, और फिर उसके ऊपर नोट्स बना लीजिए। इससे मेजॉरिटी आपका GS1 कवर हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया था, मेरे GS1 में 120 स्कोर भी आया है, तो आई थिंक 125 भी आया, तो आई थिंक GS1 के लिए इतना सफिशिएंट है। GS2, भाई GS2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, इसका भी सेम ही करना है आपको। इसके भी अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रुप एक टॉपिक दिया हुआ है। भाई प्रेशर ग्रुप एक वर्ड लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, उसको एक पेज पे लिख लीजिए प्रेशर ग्रुप को, और उस पर प्रेशर ग्रुप लिखिए इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। फार्मर्स एक प्रेशर ग्रुप, क्योंकि इस टाइम लाइव कौन के से प्रेशर ग्रुप चल रहे हैं, फार्मर्स चल रहे हैं। ये जो GS2 है, ये GS2 सबसे ज़्यादा एक ऐसा पेपर है जो कि करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं फॉर यूपीएससी, वो मेजॉरिटी GS2 और GS3 के लिए ही पढ़ते हैं। तो जितने आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो अपने टॉपिक से रिलेट करके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया प्रेशर ग्रुप, तो प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के सिर्फ वर्ड लिख लीजिए कि एग्रीकल्चरल प्रेशर ग्रुप, फिर WTO में इंडिया का चल रहा है, WTO में इंडिया का प्रेशर ग्रुप। तो इन सब प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर आपको तैयार करना है। अब आपने ये तैयार कर लिया कि ये जो टॉपिक्स आपने, जो प्रेशर ग्रुप हो गया, हर प्रेशर ग्रुप के ऊपर आपने तैयार कर लिया, उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट तो हो जाओगे कि भाई अगर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आया तो GS2 के अंदर मैं संभाल लूँगा। अब इसके बाद आता है आपका मेन काम, इसके बाद आता है बेस। बेस होता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत आपको बिना पढ़े आप GS2 नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पता होने चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविज़न पूछता है हमेशा, इतना उसको वो बेसिक जो प्रोविजंस होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए बोलेगा। वो एडवांस लेवल पे आपसे नहीं पूछता, बिकॉज यूपीएससी का जो सिलेबस है, इफ़ यू विल सी द यूपीएससी नोटिफिकेशन, व्हाट डज यूपीएससी नोटिफिकेशन से, यूपीएससी नोटिफिकेशन कहता है कि हमारा सिलेबस ये है कि एक जो आम पढ़ा लिखा आम इंडियन सिटीज़न है वो इस पेपर को कर सके, ये हमारा सिलेबस है। तो वो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं मानता किसी भी चीज़ के अंदर, वो आपको जर्नलिस्ट मानता है, इसलिए इन पेपर का नाम जनरल स्टडीज़ रखा गया है। जर्नल स्टडीज़ का मतलब ही जर्नल है, जर्नलिस्ट है, स्पेशलिस्ट नहीं हो आप उस फील्ड के अंदर। तो आपको बेसिक लॉ पता होना चाहिए, हमारा देश का संविधान क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता है तो उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पता होने चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इतना एनालाइज करने के बाद GS2 में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। GS3 साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, इसके लिए थोड़ा आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है उनको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ने चाहिए, NCERTs पढ़नी चाहिए 11th-12th की। कोई इकोनॉमी की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको बेसिक टर्म समझ में आ जाए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इकोनॉमिक्स का वर्क कैसे करती है, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद आपका मेंस के लिए काम तैयार होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरी नहीं पढ़नी है, उसके कोचिंग सेंटर्स आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्री में आपको नोट्स दे देते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे का बना हुआ होता है। इकोनॉमिक सर्वे में से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं हर बार मेंस के अंदर। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगा। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखना ही है, हर एग्जाम में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन के टॉपिक्स आपको एनालाइज करके निकालने की, इस टॉपिक से पूछ रहा है, वो एग्रीकल्चर से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, इंडस्ट्री से पूछ रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूछ रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा करंट बेस्ड है, इसके अंदर कुछ भी बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो नहीं पूछता है। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर का या फिर कोई भी जो
फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मंथली बुकलेट या डेली बुकलेट देते हैं, उनको एनालाइज कर लीजिए फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगी मोर एंड। हाँ, थर्ड इज़ इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर देखिए मोटा मोटा आप नोट्स बना लीजिए कि इंडिया के किस किस अभी कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे मेजर करंट में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि सबसे लाइव एग्जांपल है यूक्रेन, या फिर चाइना, या फिर यूएसए। तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, इनका तो आपको इश्यूज इंडिया के साथ इनके रिलेशंस पता ही होने चाहिए। इनके मेजर मेजर पॉइंट्स हर एक लिखिए, इंडिया यूएस एक पेज के ऊपर, उसके ऊपर इंडिया और यूएस के क्या क्या रिलेशंस के बेस्ट पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, वो सब लिख लीजिए। कौन कौन सी पॉलिसीज इंडिया और यूएस आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया इसराइल, इंडिया यूरोप, इंडिया यूरोपियन यूनियन। तो ये 7 8 10 कंट्रीज़ को आप ब्रॉडर एंगल में अगर आप एक एक पेज के ऊपर कवर कर लोगे, फॉरेन रिलेशंस आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है कि जो करंट में चल रहा है। इंडिया का अगर कोई डेलीगेट या जैसे प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं जापान, तो वो उस टाइम वो जापान कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है उस अटैम्प्ट के लिए आपकी। या कोई क्या कहते हैं, जापान के पीएम हमारे इंडिया आ रहे हैं, तो वो उस अटैम्प्ट के लिए वो कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर कोई मेजर ग्रुपिंग की मीटिंग चल रही है या इंडिया ने कोई मेजर डिसीजन लिया उस ग्रुपिंग के अंदर, या इंडिया किसी नए ग्रुपिंग का पार्ट बना है, जैसे वासेनार एग्रीमेंट हो गया या ब्रिक्स हो गया, या किसी की भी मीटिंग जो है जिसके अंदर कोई मेजर आउटकम आने वाला है या कोई मेजर इवेंट है या जो कि मेजर न्यूज़ में चल रही है, उस पर फोकस करिए करंट के लिए। अब इसके बाद आता है GS4। GS4 इज़ एथिक्स। देखिए एथिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है। एथिक्स के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, आपके पर्सनल एथिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, दूसरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको सिलेबस को अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई कैसे करना आना चाहिए, देखिए हमारा सिलेबस कहता है एथिक्स में टॉपिक्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड चेंज, बिहेवियरल चेंज, ये सब चीज़ें, फिलॉसफीज़ ऑफ एथिकल थिंकर्स। तो ये सब चीज़ें हमारा सिलेबस कहता है। अब हमारा जो एथिक्स का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 100 मार्क्स की थ्योरी आती है, 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। थ्योरी के लिए जो जो आपके सिलेबस में जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, इनको आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। 5 10 पेज का मटेरियल होता है हर चैप्टर के ऊपर, उसको पढ़ लीजिए या गूगल सर्च कर लीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को गूगल सर्च करेंगे तो आपको 1 पेज का मटेरियल मिल जाएगा। और यूपीएससी के क्वेश्चन एनालाइज करिए कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या पूछता है। सिविल सर्विसेज वैल्यू क्या होती है, सिविल सर्विस वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल सर्च करोगे गूगल सर्च मिल जाएंगे। इससे आपका 100 नंबर का पेपर निकल जाएगा। उसके बाद जो 150 नंबर का पेपर होता है, इसी 100 नंबर के से 150 नंबर आपको निकालने हैं। कैसे, आपको एक केस स्टडी दी जाएगी। अब केस स्टडी में लोग होता है कि केस स्टडी में आप किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हो, पर वो यूपीएससी जिस आंसर को कंसिडर करेगा वो वही होगा जो कि आपने थ्योरी अप्लाई करी होगी। सपोज़ वो आपको केस स्टडी के अंदर कहीं का डीएम बना देगा और बोलेगा कि भाई आपके ज़िले के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास एक ओल्ड वीमेन आई हैं जो कि बोल रही हैं कि मैं किसी स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं हूँ, बट मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे आप किसी स्कीम में ले लीजिए। तो आप क्या करोगे? तो आप अब एक आम एस्पिरेंट जो इसको लिखेगा, बहुत ही आम तरीके से लिखेगा कि भाई एक ओल्ड वीमेन आई है, मैं इसको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, मैं इसको ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो एक एवरेज आंसर होगा और एवरेज मार्क्स देगा। बट अगर आपने उसको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मिला के प्रैक्टिकल के साथ लिखा, तो एक वो एड ऑन एडवांटेज देता है। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले लिखिए कि आई विल यूज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। वो एक औरत जो ओल्ड वीमेन आई है, मैं उसको बिठाऊंगा, काम डाउन करूँगा, मैं समझूंगा कि भाई उनके इमोशंस हाई हैं। फर्स्ट मैं उनको काम डाउन करूँगा। एक कोई भी अच्छा सिविल सर्वेंट यही करेगा, पहले उनको शांत करेगा, उसके बाद वो आगे का स्टेप्स लेगा। तो आप एक लिखने का तरीका होता है इन चीज़ों को कि भाई क्या कहते हैं, आई विल यूज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, आई विल यूज़ माई सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, जो कि आपकी थ्योरी का पार्ट है वो आप प्रैक्टिकल में लिख रहे हो कि आई विल यूज़ माई सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी। उसके बाद आप अपना आंसर शुरू कीजिए। तो ये जो कुछ एड ऑन चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से आपके आंसर में एक एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने हर बार एथिक्स के अंदर 125 प्लस स्कोर किया, 150 तक स्कोर किया मैंने एथिक्स के अंदर, तो मैं इसलिए ये कह पा रहा हूँ। अब आते हैं ऑप्शनल के ऊपर। ऑप्शनल वाज माय कॉमर्स। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैंने कॉमर्स ही लिया। तो कॉमर्स तो काफ़ी कम लोगों का ऑप्शनल होता है, तो आजकल तो लोग लेने लगे हैं। तो अगर इसके लिए एक अलग ही वीडियो बन सकती है, तो मैं इसको अभी नहीं लूँगा क्योंकि मेजॉरिटी लोग कॉमर्स ऑप्शनल से यहाँ पे नहीं होंगे। हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल। देखिए ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं है, सब ऑप्शनल बराबर हैं।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स किसी 2-3 साल में आने लग जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई ये ऑप्शनल अच्छा है, एंथ्रोपोलॉजी अच्छा हो गया, सोशियोलॉजी अच्छा हो गया, पबेड अच्छा हो गया। ये एक मिथ है, मतलब कुछ हो सकता है कि भाई बाकी ऑप्शनल से किसी एक ऑप्शनल का रिजल्ट 5-10% ज़्यादा आ जाए कुछ 2-3 साल के लिए, बट क्या बाकी ऑप्शनल से बच्चे पास नहीं हो रहे हैं? अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट निकालोगे तो हर ऑप्शनल से बच्चे पास हो रहे हैं और उसी रेशो में पास हो रहे हैं। सिर्फ 2-3 ऑप्शनल ऐसे हैं जिनमें 5-10% बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हैं, वो बच्चे ही ज़्यादा बैठ रहे हैं उस ऑप्शनल के अंदर। तो ऑप्शनल इस तरीके से चूज़ करिए कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कंफर्ट हो, जो उसका सिलेबस छोटा हो और आप उसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कवर कर सकें, रिवाइज कर सकें। ऐसा ऑप्शनल चूज़ करने से मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और ऑप्शनल ही है जो आपको लिस्ट के अंदर बनाएगा या बाहर निकालेगा। ऑप्शनल ही है अगर आप लिस्ट में आ रहोगे तो आपकी रैंक बताएगा, क्योंकि ऑप्शनल मेंस में जो 1700 मार्क्स हैं उसमें से 500 मार्क्स ऑप्शनल के हैं और 500 में से 300 350 आ जाते हैं, जबकि 1200 में से मार्क्स नहीं आ पाते हैं लोगों के। 1200 में से हर पेपर के अंदर 250, हर पेपर 250 मार्क्स का है। जीएस के अंदर 250 में से 120, 125, 130 मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम। और जीएस और ये ऑप्शनल के अंदर आपके 250 के में से 150, 160 बहुत प्यार से आ सकते हैं। तो ये डिफरेंस ऑप्शनल क्रिएट करता है। तो ऑप्शनल को बड़ी आपको ध्यान से सोच के शांति से चूज़ करना होगा, ताकि आप उस ऑप्शनल से ही एक्सेल कर पाओगे। लास्ट कम्स द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट। देखिए, जो इंटरव्यू होता है, मैंने 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया है। यूपीएससी इंटरव्यू को हम आम भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं, बट वो इंटरव्यू नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस, मैंने जैसे हमेशा बोला कि यूपीएससी का सिलेबस पे ध्यान दीजिए। सिलेबस बोलता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। वो आपकी नॉलेज बहुत चेक कर चुके, प्रीलिम्स में चेक कर ली, मेंस में चेक कर ली। इससे ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं चाहिए कि आपको इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज चाहिए हो। जो मेंस दे के आ रहा है, जो मेंस क्लियर करके आ रहा है, वो क्रीम है इंडिया का, वो वहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको उसकी नॉलेज के ऊपर डाउट नहीं है। उनको उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट करने की, वो पर्सनैलिटी सिविल सर्विसेज के लिए फिट है या नहीं है। मेरे को यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर पहली लाइन जो मेरे बोर्ड के चेयरमैन ने बोली थी, वो यही बोली थी कि यू आर नॉलेजेबल, बट नाउ वी विल चेक वेदर यू आर एप्ट फॉर सिविल सर्विसेज और नॉट। तो वहाँ पे उनका फोकस ये होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को चेक करें। पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या होते हैं? लीडरशिप क्वालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप एक गुड लिसनर हैं या नहीं हैं? आप सामने वाले की पॉइंट को ध्यान से सुन के उसको कंसिडर करते हो या सिर्फ अपनी अपनी बात बोलते रहते हो? तो ये जो मेजर जो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, वो वहाँ पे चेक होते हैं। नॉलेज चेक नहीं होती। नॉलेज ऑल्दो होनी चाहिए, नॉलेज तो बेसिक्स ही है, हम इतना पढ़ के जाते हैं तो वो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी होती है, बट वहाँ पे आपकी ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स चेक होते हैं। वो आपके आपके जो आपका फॉर्म होता है बायोडेटा, उसके अंदर वो आपसे लिखवाते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। भाई वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये बंदा अपना टाइम, सारा का सारा टाइम दुनियादारी में निकाल देता है या अपने लिए कुछ टाइम निकालता है। और अपने लिए जब अगर कुछ टाइम निकालता है तो उस टाइम में वो उस चीज़ को जिसमें उसका इंटरेस्ट है कितने डीप तक फॉलो करता है। आपने लिख दिया कि मेरी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, अब वो प्लेइंग क्रिकेट के अंदर इतना डीप क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप अपनी हॉबी में इंटरेस्ट कितना लेते हो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप पूरा घुस जाते हो या नहीं घुस पाते हो, या उसको भी ऊपर ऊपर से ही देखते हो। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, वो ये चेक करना चाह रहे हैं। उनको आपकी हॉबी से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं, उनको इससे लेना देना है कि भाई आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें आपकी एनालिसिस पावर कितनी है। एनालिसिस पावर आदमी की उसी चीज़ से चेक हो सकती है जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है। अगर आप इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं लेते हो, आप बैडमिंटन के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप स्क्वॉश के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, वो आपसे आपके ऊपर उससे क्वेश्चन पूछ के क्या कर लेंगे। इसलिए आपसे हॉबीज़ लिखवाई जाती हैं। सो पर्सनैलिटी टेस्ट यही टेस्ट है कि भाई आप कितनी, आपकी पर्सनैलिटी सिविल सर्विसेज के लिए सूटेबल है। आप एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हो कि भाई एक ही तरफ आप चलते हो, या तो आंदोलन ला दूंगा या कुछ नहीं करूँगा। एक मिडिल पाथ होना चाहिए बुद्धा की तरह। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी चेक होती हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। और सबसे आखिर में ये एक ही बात देखी जाती है कि भाई आप एक अच्छे इंसान हैं जिससे आधा घंटा बात करके किसी इंसान को अच्छा फील हो। जब आप इंटरव्यू से बाहर निकल रहे हो तो सामने वाले को फीलिंग एक अच्छी ही आनी चाहिए। आप अपने बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट देते हो जो आपके सामने बैठे हुए हैं, वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे झूठ तो नहीं बोलते हो। तो अगर आपको वो इंटरव्यू से पर्सनैलिटी टेस्ट से बाहर आते हुए एक अच्छी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब कि उनको भी एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी। बस यही मैटर करता है, इससे ज़्यादा पर्सनैलिटी टेस्ट मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट देखिए, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। एनसीईआरटीज़ आपको हर सब्जेक्ट की पढ़नी है। हर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटिकल साइंस की मैं नहीं बोलूँगा, उसकी लक्ष्मीकांत काफ़ी है। आर्ट एंड कल्चर की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये तो हो गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए, और इकोनॉमिक्स की पढ़नी है जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए। एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी चाहिए? जो बिल्कुल बेसिक लर्नर्स हैं, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, वो 6 से स्टार्ट कर दें। जिन्होंने यूपीएससी के ऊपर थोड़ा अपना पकड़ बना रखी है, वो 11th और 12th की ही पढ़ें सिर्फ, और उसको बार बार पढ़ें और उसको रिवाइज़ करें। एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी है, पुरानी या नई? हिस्ट्री की पुरानी पढ़नी है, ज्योग्राफी की पुरानी पढ़नी है और नई भी पढ़नी है। ज्योग्राफी की कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है? ज्योग्राफी की वो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है जिसके अंदर की डेटा दिया हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि वो सारा सेंसस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो ओल्ड डेटा है, वो आपको नहीं पढ़ना है। नई एनसीईआरटी के अंदर भी तो वो ना पुरानी वाली पढ़नी है। ज्योग्राफी में 2 एनसीईआरटी 4 एनसीईआरटीज़ होती हैं ज्योग्राफी में, ना 11 12 की, ना आपको वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पुरानी पढ़नी है ना नई पढ़नी है, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएगी। तो ज्योग्राफी कवर हो गई आपकी, हिस्ट्री कवर हो गई। हिस्ट्री में आपको एक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं ये सबको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज जो मेंस के आंसर होते हैं हिस्ट्री के काफ़ी सारे उससे निकलते हैं। वो एनालिसिस पावर चेक करता है आपकी हिस्ट्री की, वो सीधा सीधा उस बुक में से डायरेक्ट मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि भाई पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक्स तैयार करिए, टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। अगर वो एक क्वेश्चन आप नहीं भी कर पाए तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, मैटर नहीं करता, आप उतना लिख दोगे कि आपको कुछ नंबर उसके अंदर मिल जाए। सेकेंडली आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स का भी पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर मेंस का भी पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए एक एनसीईआरटी आती है 11th की। एनसीईआरटी के लिए जो आर्ट एंड कल्चर की जो एनसीईआरटी है उसके लिए आपको उसका एक एक वर्ड पता होना चाहिए उस एनसीईआरटी के अंदर। उसके अंदर जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो डायग्राम्स और फिगर्स आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि वो मैंने तो इतना एग्जाम्पल देखा है कि भाई वो जो फिगर्स उसके अंदर बना रखी, एक छोटा सा एक मैं बताऊंगा कि 2015 अटेम्प्ट के अंदर मैं एग्ज़ाम से पहले वाले दिन आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी ऐसी फ्लिप कर रहा था, तो उसमें एक धौली का स्कल्पचर है जिसकी फ़ोटो बनी हुई थी उस एनसीईआरटी के अंदर। तो इट वाज द ओल्डेस्ट स्कल्पचर इन इंडिया। वो मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई वो ओल्डेस्ट स्कल्पचर था, बट जब अगले दिन मैं एग्ज़ाम लिखने गया तो एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स के अंदर की विच इज़ द ओल्डेस्ट स्कल्पचर इन इंडिया, तो उसमें एक एग्जांपल था धौली का, और वो इमेज मुझे सामने आ गई, मैंने वो टिक लगाया, वो ठीक निकला। ऐसा एक ही नहीं बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हुआ है। तो वो जो एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। सेकेंडली आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको जो हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए, इंडिया के स्पेसिफिकली कौन सी इंटेंजिबल हेरिटेज जो इंडिया की हैं, जैसे कि रमन डांस हो गया या योगा हो गया, या जो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का जो यूनेस्को में लिस्टेड है, वो आपको पता होना चाहिए। गूगल करेंगे तो मिल जाएगा सब कुछ। ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो टॉपिक्स जो नोट्स बना के, जिससे आपका यूपीएससी बहुत प्यार से तैयारी हो सकती है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको मेरे ख्याल में एक जीआई टैग की लिस्ट होती है। मैंने तो पूरी जीआई टैग की 700 चीज़ें होती हैं जिनको इंडिया में जीआई टैग मिला हुआ है, मैंने सारे 700 बार बार रिवाइज करता था तो याद हो जाते थे। देखिए रट्टा मारना भी एक आर्ट है, कि रट्टा ऐसे नहीं होता कि आप रट्टा मार रहे हो तो बैठ के 2 घंटे रट्टा मार रहे हो तो याद हो जाएगा। आप एक ही चीज़ को अगर 50 दिन 50 बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। जीआई टैग की लिस्ट निकालिए, मोबाइल के ऊपर डालिए, जब भी फ्री टाइम मिले, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जीआई टैग की लिस्ट को निकाला, उसको ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना शुरू कर दिया तो वो आपको याद हो जाएगी। तो इसी तरीके से तो ये सारी ये जो हैं आपकी आर्ट एंड कल्चर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट एंड प्रीलिम्स में आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आती है, उसको थॉरोली पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। शंकर आईएएस के अलावा आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स पता होने चाहिए, नेशनल पार्क्स मोटे मोटे पता चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स, नॉर्थ ईस्ट के जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपको हमेशा पता होने चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व पता होने चाहिए, कि आप क्योंकि आप देखिए कि यूपीएससी जो पूछता है नेशनल पार्क्स, वो आपको आम नेशनल पार्क कभी नहीं पूछेगा, या तो साउथ के पूछेगा या नॉर्थ ईस्ट के पूछेगा, क्योंकि बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते। और नॉर्थ ईस्ट में इसलिए पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल भी मिलेगा, टेम्परेट भी मिलेगा, एल्पाइन भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वजह से यूपीएससी का फोकस वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट ये बायोस्फीयर रिजर्व, तो इंडिया में 16 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड हैं, वो तो याद होने चाहिए। उनके अंदर कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं वो पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के, और बड़ी बड़ी स्पीशीज़ पता होनी चाहिए। प्लस आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ लीजिए, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है आपकी एनवायरनमेंट के लिए। इसके बाद हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़नी है।
साइंस एंड टेक के लिए कोई भी आप एक वो ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, विज़न का ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए। बेसिक अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आप नॉन नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने नॉन साइंस बैकग्राउंड से तैयारी कर ली है 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज़ की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक्स आपका तैयार हो गया है, तो उसके बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स किसी भी मैगजीन से उठा लीजिए, विज़न आईएएस की, मैं तो विज़न आईएएस से पढ़ता था तो वो सबसे अच्छी लगती थी मुझे, या किसी और से भी पढ़ सकते हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया से पढ़ सकते हैं, ये सब फ्री में अवेलेबल हैं चीज़ें, तो इनसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट पढ़िए, क्योंकि वो करंट पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल पूछता है। मिसाइल्स कौन सी लॉन्च हुई है इंडिया में, कौन सी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या आ रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो ये सब वो पूछेगा। वो बेसिक्स पे नहीं जाता कि भाई एटम क्या होता है, ये क्या होता है। ऑल्दो कभी कभार यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बट डीप में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों के अंदर। एथिक्स के लिए मैंने बताया, कोई मैंने बुक नहीं पढ़ी। एथिक्स के लिए एक एआरसी रिपोर्ट है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, उसको पढ़ लीजिए, उसमें से नोट्स बना लीजिए। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट एआरसी रिपोर्ट है, उसमें से नोट्स बना लीजिए मेजर। उसके अलावा आपको सिविल सिलेबस लीजिए, सिलेबस की चीज़ों को गूगल पे सर्च करिए, एटीट्यूड चेंज कैसे किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, सिविल सर्विसेज की वैल्यू कौन सी है, ये सब गूगल पे मिल जाएगा आपको, उसके लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर ट्राई आउट कीजिए। मेरे ख्याल में इतना तो जीएस और मेंस के लिए सही है। अपार्ट फ्रॉम डैट, आंसर राइटिंग, देखिए आंसर राइटिंग में मैंने काफ़ी सारे मिथ्स सुने हैं कि भाई आंसर राइटिंग ऐसे करती हैं, आंसर राइटिंग पूरे साल करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है, सबको अलग तरीके से कंफर्ट आता है। मेरा जी ये मानना है कि भाई आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम था नॉलेज गेन करने पे, उसको रिवाइज़ करने पे। और आप एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए, 2 टेस्ट लगाइए हर सब्जेक्ट के, उस 2 टेस्ट को 3 घंटे में पूरा करने की कोशिश कीजिए। उन 2 टेस्ट में एनालाइज़ कीजिए कि मैंने आंसर्स कैसे लिखे हैं, मैंने आंसर्स में कहाँ गलती करी है, मेरे आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग में कहाँ गलती है। अगर आप 100 टेस्ट लिख दोगे पर आप ये एनालाइज नहीं करोगे तो वो 100 टेस्ट लिखने बेकार हैं। पर अगर आपने 2 टेस्ट हर पेपर के लिख डाले, आपकी स्पीड उन 2 टेस्ट के अंदर बन जाएगी। उससे ज़्यादा आप 100 टेस्ट लिखोगे तब भी स्पीड नहीं बन पाएगी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। और अगर आपने उन 2 टेस्ट के अंदर हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट लिखने पे ये एनालाइज़ कर लिया कि भाई मेरी स्ट्रक्चरिंग में यहाँ खराबी है, मेरी स्ट्रक्चरिंग में यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें मेरे को यहाँ कंटेंट में प्रॉब्लम है, मेरे आंसर राइटिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आई गारंटी यू कि आपको 2 टेस्ट से ज़्यादा आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास आंसर राइटिंग का, देखिए मेन टाइम जो होता है प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट होता है, और तो 3 महीने में आंसर राइटिंग के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपको चीज़ें भी रिवाइज़ करनी होती हैं। तो वो जो आपने अगर 8 टेस्ट भी लगाए हैं तो उसमें वो, और जो 8 टेस्ट आप, यानी कि 4 जीएस के पेपर्स के 2-2 टेस्ट, 8 टेस्ट हो गए, अगर आप वो लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपके 3 से 4 दिन ख़राब हो जाएंगे। ख़राब नहीं, आई विल से इन्वेस्टमेंट है वो, बट वो तो हर बार करनी ही है आपको। बट उससे ज़्यादा अगर अगर आपको कंफर्ट नहीं आता तो आप लिखिए, नो डाउट लिखिए, बट मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को ज़्यादा टेस्ट लिखने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे एनालाइज किए जाएं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिलेबस का एक एक टॉपिक देखिए, एक एक वर्ड देखिए, सिलेबस का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो दिया हुआ है यूपीएससी एग्जामिनर वही उठाता है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, और पास्ट ईयर पेपर उठाता है। वो वर्ड देखता है कि सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिलेबस के अंदर इस वर्ड में से कब टॉपिक पूछा गया है, कब कितनी बार पूछा गया है, ये वर्ड कितना, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और वही सिलेबस के टॉपिक्स में से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोचिंग कितना हेल्पफुल होती है या नहीं होती है, देखिए बिगिनर्स जो हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट करी है, आई वुड से कोचिंग ले लीजिए। कोचिंग से लेने से सिर्फ इतना होता है कि आपका जो बेसिक्स है उसमें टाइम नहीं वेस्ट होता, आपका टाइम, आपका बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। हाँ, बट आई वुड ऑल्सो से कि कोचिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। कोचिंग सिर्फ 20 से 30% काम करेगा, 70% काम उसके बाद आपका है। अगर आप कोचिंग पर डिपेंड हो जाएंगे तो कोचिंग सिर्फ आपका बेस बना सकता है, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा कोचिंग। अगर आपका वो क्लियर ऑलरेडी है तो कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई ऐसा बंदा मिला हुआ है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपका फ्रेंड है, या कोई सिविल सर्विस जिसने क्लियर करी हुई है, वो आपकी फैमिली में या फ्रेंड है जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है जहाँ पे आपको डाउट आते हैं, तो आई वुड से कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको यूपीएससी सिलेबस का कोई पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता कि बस इस सिलेबस में से कैसे तैयार करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कुछ भी आपको कुछ आइडिया नहीं आता, मतलब टॉपिक्स पता भी हैं तो भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कोचिंग ले लीजिए। और उस कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत होइए, वो सिर्फ 20 से 30% काम करेगा। टेस्ट सीरीज़ भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई हर
हर पेपर के 2 टेस्ट लगा लीजिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए मैं ये नहीं कहूँगा 2 टेस्ट लगाइए, प्रीलिम्स के लिए आप जितने टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि भाई प्रीलिम्स एक बहुत डायनेमिक चीज़ है। 6 से 7 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चे 8,000 बच्चे पास होंगे, तो उसमें कट थोड़ा कंपटीशन है। तो उसमें आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स लगा सकते हैं GS1 के, और वो आप सिर्फ करिए पेपर से प्रीलिम्स से 2 महीने पहले स्टार्ट, 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट। अगर ये कर लिया तो उससे ज़्यादा मॉक्स प्रीलिम्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में मैंने बता दिया आपको, हर पेपर के 2-2 3-3 मॉक्स लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एनालाइज़ कीजिए इन चीज़ों को। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बेस है, जो हमारे सिलेबस का बेस है, वो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटीज़ में से ही कवर होता है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर वो टॉपिक्स थॉरली कवर हो जाएं। वो इग्नू की बुक्स हो सकती हैं, वो साउथ की एनसीईआरटीज़ हो सकती हैं, तमिलनाडु की जो होती हैं। तो कोई भी एनसीईआरटी हो, आपको बुक्स तो देखिए बेसिक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। बिना बेसिक बुक के आपका बेसिक तैयार नहीं होगा। और यूपीएससी पिछले 2-3 साल के अंदर इतना डायनेमिक हो गया है कि भाई वो बेसिक्स पूछता है, वो बिना बेसिक्स के आपको नहीं छोड़ेगा। वो अब थ्योरी पे भी आ गया है। अभी तक तो बच्चे करंट पढ़ के सब रीजन आईएएस, ये आईएएस, वो आईएएस, बाजीराम, सब करंट पढ़ते थे और चले जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए। बट अब पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी बेसिक्स पूछता है। वो बेसिक्स आप जब ही कर पाओगे प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, जब आपने एनसीईआरटीज़ या बेस बुक्स पढ़ी होंगी। जब तक आपने उन बेस बुक्स को 3 से 4 बार नहीं पढ़ा एनसीईआरटीज़ को, आई डोंट थिंक कि यू शुड बी एबल टू क्लियर यूपीएससी। भाई मैं तो कंफर्टेबल नहीं था, और मैं कर भी नहीं पाता। तो मैंने तो एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, बहुत बहुत बार पढ़ी हैं, और हर बार पढ़ने से कुछ नया ही मिला उनके अंदर से, और एक एक्स्ट्रा एज मिलती है। हाउ टू रीड एनसीईआरटी? देखिए एनसीईआरटी को एक बार ही पढ़िए, पूरी एनसीईआरटी को एक बारी में, एक रीडिंग एक बार में मार दीजिए, बिना रुके, 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आपने वो एक एनसीईआरटी 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ डाली एक बारी, तो अगली बार आप उसको धीरे धीरे पढ़िए, और उसमें से जो मेन चीज़ है उसको नोट करिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग से नोट्स बनाने हैं तो बड़े ही कंसाइज वे में बनाइए, ताकि आप रिवाइज़ कर सकें उस नोट्स को। और आप अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग इस तरीके से कीजिए कि आप वो जो एनसीईआरटी है, वो जब मौका पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले, आप 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज़ कर पाओगे मेजर फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स। उसके अलावा उसमें से आप कुछ आपको रिवाइज़ नहीं करना, सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज़ करने हैं, और वो फैक्ट्स इस तरीके से रिवाइज़ करने कि 10-15 मिनट के अंदर पूरी बुक फ्लिप हो जानी चाहिए। देखिए आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, सिविल सर्वेंट के बनने के बाद आपको हज़ार पन्ने की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। अब वो हज़ार पन्ने की रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए आपके पास टाइम 1-2 दिन का ही होगा। तो वो आपको तैयारी अभी से ही शुरू हो जाती है कि भाई आपके पास इतना मटेरियल है, आप उस मटेरियल को इस तरीके से पढ़िए कि वो जब आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं बार पढ़ेंगे तो वो आपको 10-15 मिनट के अंदर रिवाइज़ हो जाना चाहिए वो मटेरियल। आपको इतना पढ़ने की नॉलेज हो जानी चाहिए कि आपको हंस की तरह मोती चुगना चाहिए, कि आपको जो मेजर पॉइंट है उस चैप्टर में से वो पता चल जाए देखते कि हाँ ये यूपीएससी पूछ सकता है, ये पास्ट ईयर में ऐसी चीज़ें पूछी हुई हैं, उसका एग्जामिनर का दिमाग ऐसे चलता है, सिलेबस यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो मेरे को ये वाली चीज़ को हाईलाइट कर लेना, ये पूछ सकता है। ये हो गया एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी है। करंट, हाउ टू रीड करंट अफेयर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट का करंट अफेयर्स पढ़ने में निकल जाता है। देखिए आप करंट पढ़ते किस चीज़ के लिए हैं? प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। दूसरा, मेंस के लिए कहाँ करंट अफेयर्स आते हैं? मेंस में करंट अफेयर्स आते हैं सिर्फ GS2 एंड GS3 के लिए। GS2 एंड GS3 की वेटेज मेंस में कितनी है? 1750 में से सिर्फ 500 नंबर। उन 500 नंबर में से मैक्सिमम कितने आ जाते हैं? 200, 220, 230। एवरेज कितने आ जाते हैं? 180, 190, 200। तो अगर आप करंट अफेयर्स के अंदर अपना पूरा टाइम लगा दोगे, बिना ऑप्शनल तैयार किए, बिना ऐसे पे फोकस किए, बिना बाकी चीज़ों पे फोकस किए, तो क्या वो वर्थ है? अगर आप करंट अफेयर्स को पूरे पूरे दिन पढ़ोगे और उसके बाद आप पूरे मेंस में सिर्फ 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ पा रहे हो, बाकी जगह अगर आप इतनी मेहनत करते तो आप वहाँ पे 100-150 नंबर ज़्यादा ले आते। तो आई थिंक कि को कॉस्ट एनालिसिस वर्थ नहीं है। आप इतना टाइम जितना करंट अफेयर्स के अंदर लगाते हो, उसको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ के जो टाइम सेव करते हो उसको अपने एसे, एथिक्स और ऑप्शनल पे लगाइए। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है? करंट अफेयर्स को देखिए, मैंने अपने पहले 2-3 अटैम्प्ट के अंदर मैं पूरे पूरे दिन न्यूज़पेपर के नोट्स बनाता रहता था, जो कि मैं बाकी टॉपर्स की बातें सुनता था। बट जैसे जैसे मेरा टाइम निकला, मेरे को एनालाइज़ हुआ कि ना तो वो नोट्स में रिवाइज़ कर पाता हूँ, वो इतने सारे नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं डेली न्यूज़पेपर्स के, ना मैं कुछ और पढ़ने के लिए टाइम बचता है, ना मैं ऑप्शनल कर पाता हूँ। तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम था, वो हार्ड वर्क था, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं था। उसके बाद मुझे जब मेरा 4 अटैम्प्ट नहीं निकले, मेरे पास, मैंने जॉब ज्वाइन करी, मैं जॉब पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जॉब पे टाइम नहीं था तो मैं क्या करता था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया,
मैंने करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक चीज़ फॉलो करी, इनसाइट्स ऑन इंडिया की मंथली कंपाइलेशन आती है, वो GS2 और GS3 की आती है। आप वो मंथली कंपाइलेशन 3 से 4 महीने की पढ़ लीजिए फॉर बिफोर मेंस। आप शुरू करिए मार्च से, अगर मेंस होता है अक्टूबर के अंदर तो मार्च से स्टार्ट करिए। तो अगर आपने मार्च से वो स्टार्ट करा तो आपके 5 महीने के GS2 एंड GS3 के लिए जो टॉपिक्स हैं करंट के, वो उनके अंदर थॉरली कवर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं तो देखो सजेस्ट नहीं करता। बाकी अगर आपको कंफर्ट नहीं आता है देन यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स फॉर करंट अफेयर्स। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके अलावा विज़न IAS की जो ईयरली बुकलेट आती है, वो ईयरली बुकलेट एक बारी आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए फॉर GS2 एंड GS3 करंट अफेयर। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो इन चीज़ों के लिए आप वो जो ईयरली बुकलेट आती है मेन से पहले उसको देख लीजिए। बाकी 5 महीने की, 2 से 5 महीने की ये जो मंथली कंपाइलेशन है इनसाइट्स का, GS2 एंड GS3 का, इतना पढ़ लीजिए। आई थिंक करंट अफेयर्स इससे ज़्यादा नहीं आपको ज़रूरत है। इसके अलावा न्यूज़पेपर देखिए, 4 अटेम्प्ट मैंने न्यूज़पेपर में निकाले तो मेरे को न्यूज़पेपर से काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ लगती है। बट हाँ, अगर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये देखिए स्मार्ट वर्क कैसे होता है, हार्ड वर्क होता है आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं, स्मार्ट वर्क होता है कि आपको बने बनाए न्यूज़पेपर के नोट्स ये लोग दे रहे हैं, विजन IAS, इनसाइट्स ऑन इंडिया, बाकी कोचिंग सेंटर वाले आपको बने बनाए दे रहे हैं मंथली कंपाइलेशन के अंदर। तो उसको खोलिए, उसको रिवाइज करिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है नोट्स बनाने के अंदर उनको। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 1 घंटा निकालिए दिन में। 1 घंटे के अंदर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे हेडलाइन पढ़िए, पॉलिटिकल हेडलाइन पढ़िए और भूल जाइए, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं करना है। फिर आपको आ जाना है एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल वाले पेज पे सिलेबस से रिलेटेड एडिटोरियल पढ़ने, पॉलिटिकल एडिटोरियल नहीं पढ़ने की बीजेपी कांग्रेस आप कौन सी पार्टी कहाँ पे अच्छा कर रही है, कहाँ पे बेकार कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पॉलिटिकल एडिटोरियल्स को अवॉइड करिए। जो टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड एडिटोरियल हैं उनको पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद आइए इंटरनेशनल के पेज पे। इंटरनेशनल के पेज को पूरा नहीं पढ़ना है, इंटरनेशनल के पेज पे देखिए अब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, डेली एक ही टॉपिक, यूक्रेन रशिया वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, डेली पिछले 1 महीने से आ रहा है। अगर आपने एक दिन पढ़ लिया यूक्रेन रशिया वॉर और आपने उसके पीछे का लॉजिक पढ़ लिया कि भाई क्यों इन दोनों के पीछे का मुद्दा क्या है, लड़ाई क्यों हो रही है, क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं मेजर मेजर, इतना अगर आपने बेसिक पहले दिन ही रिसर्च कर ली तो मेरे ख्याल में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली क्या आएगा कि आज उस पे हमला हुआ, आज कीव पे हमला हुआ, आज डॉनबास पे हमला हुआ, आज इतने लोग मर गए, आज उतने लोग मर गए। क्या ये आपको कहीं लेके जा रहा है? ये टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपने यूक्रेन और रशिया का वॉर पहले दिन ही एनालाइज करके नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको उसको बस फॉलो करना है कि भाई कोई मेजर आउटकम तो नहीं आ रहा है, कोई मेजर कंट्रीज़ की कोई मीटिंग तो नहीं हुई है, अगर मीटिंग हुई है तो उसका क्या आउटकम है, कौन सी कंट्री का स्टैंड क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। डीप में उसके ज़्यादा डेली नहीं पढ़ना उसको, इंटरनेशनल को। और इंटरनेशनल में आपको मेजर मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं, WTO हो गया जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, आपके इंडिया के रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस हो गए, बस इतना इतना ही आपको पढ़ना है। ज़्यादा आपको बाकी के 20% आपको इंटरनेशनल के पेज को फोकस करना है, जो पूरा 100% पेज को आपको फोकस नहीं करना है। उसके बाद आइए इकोनॉमिक्स के पेज के ऊपर। इकोनॉमिक्स के पेज के ऊपर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। किसी कंपनी का रिजल्ट आया, उस निफ्टी ऊपर गया नीचे गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ऊपर गया नीचे गया, ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो सिलेबस से लेके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि RBI की पॉलिसी। उसके अंदर आपको वर्ड्स देखने हैं। RBI की पॉलिसी में रेपो रेट आपको पता होना चाहिए, जो वो वर्ड यूज़ कर रहा है। कोर इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कोर सेक्टर, ये जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं ना इकोनॉमिक के आर्टिकल के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इन्फ्लेशन। कोर सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उसका हमारी इकोनॉमी में कितना % वेटेज है। तो आपको इकोनॉमी के जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर कंपनीज़ के रिजल्ट पे नहीं जाना है, स्टॉक मार्केट के रिजल्ट पे नहीं जाना है, इधर उधर के फालतू की रिजल्ट्स पे नहीं जाना है। जो सिलेबस में टर्म्स दी हुई हैं, RBI, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको छाँट के पढ़ने हैं। इतना न्यूज़पेपर आप 1 घंटे में आराम से पढ़ पाओगे अगर आप स्पीड डेवलप कर लोगे। मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाउ मैनी करंट अफेयर, देखिए एक जो नया एस्पिरेंट है उसको 2 साल के करंट अफेयर्स तो पहले रिवाइज़ करने, पुराने पढ़ने चाहिए, ताकि वो जो आज चल रहा है वो उसको ठीक से समझ पाए। क्योंकि देखिए एक कोई अगर
करंट अफेयर्स के अंदर मुद्दा चल रहा है वो आज नहीं जन्म लेता है, वो पहले से चलता हुआ आ रहा होता है। एग्रीकल्चरल क्राइसिस आज के इंडिया में चल रहा है, एग्रीकल्चरल जो क्राइसिस है वो आज से नहीं चल रहा है, वो 2 साल पहले से इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अगर आप 2 साल पहले के इश्यूज़ को, 2-3 साल के पहले के इश्यूज़ को समझ जाओगे तो आपको आज का जो इशू चल रहा है वो समझने में बहुत ईजी हो जाएगी। तो मेजर जो इश्यूज़ पिछले 2-3 साल के जो चल रहे हैं वो पता होने चाहिए आपको, मेजर मेजर, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो एग्जामिनर ये देखता है कि जो आज के इशू हैं वो कितने रेलिवेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग इशू है वो चलता आ रहा है तो वो पूछ लेगा, बड़े प्यार से पूछ लेगा उसको। तो एक नए बंदे के लिए यूपीएससी को सिलेबस को होल्ड ऑन करने के लिए उसको पिछले 2-3 साल का मेजर मेजर करंट अफेयर्स के टॉपिक पता होने चाहिए। एक जिसने तैयारी कर ली है उसको ऑलरेडी पता होते हैं, तो वो सिर्फ 4 से 5 महीने के मेन से पहले के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करे, वो काफ़ी है। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर मैंने बता दिया। न्यूज़पेपर कौन सा मैं पढ़ता था, मैं हिंदू पढ़ता था। अगर पढ़ता था तो पहले 4 अटेम्प्ट में हिंदू पढ़ा, 5वें में मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। पर अगर पढ़ना चाहते तो हिंदू ही पढ़ना, क्योंकि हिंदू में थोड़ी चीज़ें सिलेबस से रिलेटेड अच्छी देती हैं। विच मैगजीन्स टू फॉलो, मैंने कोई मैगजीन फॉलो नहीं करी। शुरू में मैंने मैगजीन्स फॉलो करी थी, इंटरनेशनल के लिए भी, ये भी वो भी। मैंने बाद में सब मैगजीन्स छोड़ दी, क्योंकि कोई टाइम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है मैगजीन से, क्योंकि मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स से हम GS2 या GS3 के लिए पढ़ रहे हो। GS2 GS3 का करंट अफेयर्स आपका वैसे भी हो सकता है। अगर आप मंथली किसी का भी कंपाइलेशन ले लीजिए, विजन IAS का ले लीजिए, इनसाइट्स ऑन इंडिया का ले लीजिए, तो उसके लिए मैगजीन्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। मैगजीन्स में आपको जब जाना है कि आप रिसर्च एंड एनालिसिस कर रहे हो, आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक जर्नलिस्ट बनना है कि इन पेपर का नाम जर्नल स्टडीज़ है, कुछ सोच समझ के पेपर का नाम रखा गया है जर्नल स्टडीज़, तो आपको उस जर्नल पे ही फोकस करना है। तो उसके लिए आपको कोई मैगजीन्स की, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो हाँ आप मैगजीन पढ़िए, आप पढ़िए वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर मैगजीन्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको ऑप्शनल साइंस से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर पढ़िए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मैगजीन। एल्स मैं नहीं बोलूँगा कि कोई मैगजीन पढ़िए। करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, बट आई वुड से कि भाई किसी कोचिंग का करंट अफेयर्स का कंपाइलेड मटेरियल पढ़िए, वो ज़्यादा फोकस्ड होता है यूपीएससी के लिए। विजन IAS का फ्री में अवेलेबल होता है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ। विजन IAS, इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, इनको फ्री में पढ़िए, तो ये सब आपका करंट अफेयर्स के लिए हो जाएगा। हाउ यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, मैंने आपको बता दिया कि मैंने प्रिपरेशन अपने आप स्टार्ट करी थी जब मैं CA क्लियर किया। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब करी। 3 साल जॉब करके मुझे कोई ज़्यादा रिकग्निशन, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील नहीं हुई जो मैं कर रहा था अपने काम की, तो काफ़ी बोरिंग हो गया था मेरे लिए। तो मुझे लगता था कि इंडिया में इसके बाद क्या टफ़ हो सकता है, क्या एग्ज़ाम है जिससे कि एक्सेल हो सकता है, इससे ऊपर क्या है। तो मैंने उस पर फोकस किया। तो इस व्हेन टू स्टार्ट यूपीएससी, देखिए सबका अपना अपना अलग जर्नी है, सबकी अपनी अलग कंडीशंस हैं। तो व्हेन टू स्टार्ट यूपीएससी, अगर एक बच्चा यूपीएससी करना चाहता है तो आई वुड से कि वो 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन है क्या, जो हम स्कूल में पढ़ते थे उसी को हमने बेस लेके NCERT को ऊपर तक लेके जाना है। तो अगर आपका बेस शुरू में ही तैयार हो गया है तो आपको बाद में बहुत ईजीनेस फील हो जाएगी। और अगर आपने 8th क्लास में आपने स्कूल ग्रेजुएशन के बाद आपने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, या आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे सोचा कि भाई यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आई वुड से कि देखिए यूपीएससी एक बहुत ही ज़्यादा गैम्बल है। यूपीएससी कोई भी बंदा कितनी भी तैयारी कर ले, कोई गारंटी नहीं है कि भाई निकलेगा या नहीं निकलेगा। आई वुड से कि आप एक अपनी टेक्निकल डिग्री साथ में परस्यू करिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ग्रेजुएशन में ही, बट उसके साथ एक टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई CA, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनिए, बट बन जाइए भाई, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने 5 अटैम्प्ट लगाए हैं, 5वें में भी नहीं निकलता, कोई गारंटी नहीं थी इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 6-6 अटैम्प्ट निकाल के नहीं हो पाता है। तो एक ऑल्टरनेट इसका बना के रखिए अपना, कोई ना कोई ऐसी डिग्री लीजिए जो आपको लाइफ में आगे काम आएगी, आपके साथ चलेगी। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट जितनी जल्दी कर सकते हो, अगर करना है तो उतनी जल्दी कर लीजिए। ग्रेजुएशन सही टाइम है। अगर उससे भी पहले आपको बचपन से ही इंक्लिनेशन है तो 8-9th क्लास में स्टार्ट कर दीजिए यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन, बट साथ में एक कोई टेक्निकल कोर्स ज़रूर करिए। डेली कितने टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, देखिए डिपेंड करता है हर आदमी के ऊपर। कोई बंदा होता है जो बहुत जल्दी ग्रैप्स कर लेता है, उसके लिए 5 घंटे इनफ हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में किया, मैं जॉब ज्वाइन करी थी, जॉब के साथ मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं सुबह उठता था 7 बजे, 8 बजे ऑफिस भागता था, दिल्ली के ट्रैफिक जैम को निकलता हुआ, आपको पता है कि 2 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक में निकलने के लिए, तो जल्दी निकलना पड़ता था। शाम को थकार के आता था 7 बजे, 8 बजे। वही 3-4 घंटे शाम को मिलते थे, और दिन में ऑफिस में जितना मैं मोबाइल पे पढ़ पाता था उतना पढ़ पाता था। तो आखिरी में मैंने 4-5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी।
वो इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा बेस बना हुआ था। अगर किसी का बेस नहीं है, कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता है, तो 1 साल के लिए 8 घंटे की दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली पढ़ना ज़रूरी है। और 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए आपको इसके लिए। 1 साल में अगर आपने 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ा तो आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको यूपीएससी में जॉब छोड़ के या कुछ करके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिली? देखिए, मेरे को मोटिवेशन, मैंने आपको बताया कि मुझे ये करना था कि मुझे इंडिया में और सीए से ऊपर कौन सा एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया। उसके बाद जब फेलियर्स होते रहे तो मेरे को ये था कि बस क्लियर तो करना है, कैसे भी करना है। आखिर में जब मैंने जॉब ज्वाइन करी, अपना अटैम्प्ट ड्रॉप किया, तो मैंने छोड़ दिया था कि हाँ सिविल सर्विसेज अब मैं कभी कर पाऊँगा। बट हाँ, फिर मेरा जो लकीली मेरी जो जॉब थी वो यूपीएससी के पास में ही थी, तो रास्ते में डेली यूपीएससी पढ़ता था। मैं लोगों को देखता था कि जब इंटरव्यू का सीज़न आता था, लोग इंटरव्यू के लिए लाइन लगा के बाहर खड़े होते थे, या मैं डेली यूपीएससी के बाहर से जाता था, तो मुझे काफ़ी लगता था कि मैंने इस चीज़ को इतना परस्यू किया और अब छोड़ना पड़ रहा है या छोड़ दिया मैंने, तो मुझे काफ़ी फ़ील होता था। तो वो मेरे को मोटिवेशन भी देता था कि भाई करना तो है, करते करते रहेंगे, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो भी देखेंगे, करना तो है। तो ये मेरा मोटिवेशन था। टाइम टेबल के लिए देखिए, मैंने शुरू में तो टाइम टेबल बनाया, पहले 2-3 अटैम्प्ट के अंदर टाइम टेबल बनाया, तो उसमें यही टाइम टेबल था कि भाई सैटरडे संडे को ऐसे करना है, इक्वल टाइम देना है हर चीज़ को। ऑप्शनल और एथिक्स को ज़्यादा वेटेज देनी है क्योंकि उनमें ज़्यादा स्कोर अच्छा हो सकता है। करंट अफेयर्स को टाइम देना चाहिए, बट उतना ही टाइम देना चाहिए जिनका उतना उनका वेटेज है। बाकी आपको वर्क टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना चाहिए। आपको हर टॉपिक को, हर हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के जा सकते हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए। इक्वल वेटेज का मतलब ये है कि भाई ऑप्शनल और एथिक्स को तो आपको ज़्यादा वेटेज देनी है टाइम की। उसके बाद आपको जो बाकी के जो पेपर्स हैं उन पे उतना ही टाइम देना है जितना कि मतलब उनको उतना तो टाइम देना पड़ेगा ना जितना कि उनको पास करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका एक भी पेपर में बैक आ गया, मतलब बैक का मतलब है 100 से नीचे, अगर आपके जीएस में 90 से नीचे मार्क्स आ गए, तो यू आर नो वेयर। हर पेपर को एक एवरेज पेपर तो बनाना ही है ना आपको। एक एवरेज पेपर बनाने के लिए टाइम उतना देना पड़ेगा, बट जो एक्सेल करने के लिए टाइम देना है, जिसमें कि एक्सेल हो सकता है, वो एक्सेल करने वाले पेपर्स हैं एथिक्स, एसए और ऑप्शनल। तो इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी को भी टाइम दीजिए, बाकी को निगलेक्ट मत कीजिए, बट इतना टाइम मत दीजिए कि उनका टाइम आप इनसे ले लीजिए, कि एथिक्स से ले लिया, ऑप्शनल से ले लिया। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए हर चीज़ का। उसके बाद हाउ टू चूज़ ऑप्शनल। देखिए, ऑप्शनल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए। ऑप्शनल वो चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका बैकग्राउंड हो। एक तो ये फैक्टर हो गया। बैकग्राउंड के अलावा आपका इंटरेस्ट किस ऑप्शनल के अंदर है, वो वाला ऑप्शनल देख लीजिए। किसका सिलेबस कंसाइज है वो देख लीजिए। किसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, वो वाला ऑप्शनल देखिए। और भीड़ को फॉलो मत कीजिए कि भीड़ फॉलो कर रही है एंथ्रोपोलॉजी तो मैं एंथ्रोपोलॉजी ले लूँगा, भीड़ फॉलो कर रही है पॉपेट तो मैं पॉपेट, सोशोलॉजी तो सोशोलॉजी। एक और क्राइटेरिया हो सकता है कि जो ऑप्शनल आपको हेल्प करे जीएस के अंदर, वो वाला ऑप्शनल ले लीजिए। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये वाला क्राइटेरिया सबसे एंड में रखना चाहिए। क्राइटेरिया वो होना चाहिए जिससे कि आपको ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने की मोटिवेशन मिले। वो है कि आपका इंटरेस्ट किस ऑप्शनल के अंदर है, आप उस ऑप्शनल पे कितना फोकस हो, आप उस ऑप्शनल में कितनी आपकी ऑलरेडी नॉलेज है, कितना कंसाइज सिलेबस है, कितना कंसाइजली वो कवर हो सकता है, कितने कम टाइम के अंदर वो कवर हो सकता है, कितने अच्छे नोट्स उसके अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद ही आया हूँ। मैं पहले भी था, बट मैं पहले मेरा कोई सोशल मीडिया पे फ्रेंड, मैंने सबको डिफ्रेंड कर रखा था। मैंने डिफ्रेंड इसलिए नहीं किया था कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस था यूपीएससी को लेके। मैंने सबको अनफ्रेंड इसलिए कर रखा था कि भाई मैं काफ़ी सारा गिल्टी फील करता था अपने आप को कि मेरे बाकी फ्रेंड्स जो थे वो काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स के अंदर एक्सेल कर रहे थे और मैं कहीं पे भी नहीं था। मैं तो एक यूपीएससी एग्ज़ाम के पीछे घर पे 4 साल बैठ के तैयारी कर रहा था और कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। बाद मैंने सोशल मीडिया पे ये एक चीज़ ज़रूर कर रखी थी, मैंने फेसबुक पे जितने भी ये हो सकते हैं करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, या कोई भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएन हो गया, इंडियन गवर्नमेंट की पीआईबी साइट्स हो गई, इन सबको सब्सक्राइब कर रखा था। मैं अपना फेसबुक खोलता था जब भी मुझे एंटरटेनमेंट करना होता था, तो मैं इनके जो अपडेट्स आते थे उनको बस स्क्रॉल डाउन करता था, तो उससे मुझे इनके अपडेट्स मिल जाते थे और मेरा थोड़ा वो हो जाता, मतलब टाइम रिफ़्रेश हो जाता था। इससे ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया। ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों करी है। शुरू में मैंने ऑफलाइन तैयारी करी है, ऑफलाइन इन द सेंस कि मैं घर पे बैठ के 4 साल तैयारी करी। उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट में जब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं ऑफिस में ही अपने मोबाइल पे मैंने हर मटेरियल डाउनलोड मोबाइल पे किया। मैं मोबाइल पे ऑफिस के टाइम पे पढ़ता था, लंच में पढ़ता था, जब भी ट्रैवल कर रहा होता था, जब पढ़ता था, कहीं भी जाता था तो पढ़ता था। तो मैंने मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन सारी तैयारी करी। एक छोटे से मोबाइल के ऊपर मैंने सारी चीज़ें, मैंने अपने मेंस का पूरा सिलेबस
ऑप्शनल से लेकर जीएस का मैंने सारा मोबाइल पे पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है। सिलेबस सिलेबस कैसे पढ़ें, सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नोट्स वर्सेस टेक्स्ट बुक्स ये भी मैंने बता दिया। नोट्स देखिए, नोट्स अगर आपको अवेलेबल हैं, टेक्स्ट बुक तो आपका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, आपको टेक्स्ट बुक तो पढ़नी है 2 से 3 बारी। उसके बाद नोट्स बना रखे हैं या बने हुए मिल रहे हैं तो बेस्ट है, उसके बाद नोट्स पे ही रिवाइज़ करना है। बट टेक्स्ट बुक जब तक नहीं पढ़ोगे उन नोट्स का फ़ायदा नहीं है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन जितनी बारी हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। देखिए क्योंकि रिवीजन ही आपको चीज़ों को याद मेमोराइज़ करने में हेल्प करेगा। रट्टा मारने से इतना सारा सिलेबस है, रट्टा नहीं लगेगा। आप जब एक चीज़ को 10 बारी रिवाइज़ कर लोगे, 10 बारी पढ़ लोगे तो रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने मोबाइल में चीज़ों को डालो, जब भी कहीं जा रहे हो, खाली हो, कुछ कहीं घूम रहे हो तो उसको निकाल लिया, जब भी खाली टाइम हो तो मोबाइल के ऊपर उसको एक बारी ग्लैंस मार लिया तो वो रिवीजन हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो ले लेता हूँ एक बारी। ये स्ट्रेटजीज़ आप हर स्टेट पीसीएस में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने साथ में स्टेट पीसीएस दिए थे, मैंने यूपी का दिया था, उत्तराखंड का दिया था, राजस्थान का दिया था। मैं ये स्ट्रेटजीज़ हर स्टेट पीसीएस में अप्लाई करता था। स्टेट पीसीएस कुछ अलग नहीं होते हैं, अब वो भी यूपीएससी के पैटर्न पे मेजॉरिटी आ गए हैं। पहले थोड़ा डिफरेंट होता था कि उनमें 2 ऑप्शन हो जाते थे या उनके जो प्रीलिम्स होते थे वो थोड़े रट्टाफिकेशन टाइप पे निकलते थे। बट अब मेजॉरिटी जो हो गए हैं उनमें, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे यूपी का जो पीसीएस स्टेट पीसीएस है उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन अभी भी चलता है। उसमें आप एक घटना चक्र करके बुक आती है उसको पढ़ लीजिए। राजस्थान का राजस्थान स्पेसिफिक खुद पढ़ लीजिए। जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्टेट का स्पेसिफिक एग्ज़ाम आपको उस स्टेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो उसके लिए वो बुक पढ़ लीजिए। थोड़ा रट्टाफिकेशन उनमें अभी भी चलता है तो प्रीलिम्स के अंदर तो वो ज़रूर कर लीजिए। प्लस जो स्ट्रेटजीज़ आप यूपीएससी के लिए बना रहे हैं वो हर स्टेट पीसीएस के लिए काम करेगी। देखिए जो स्ट्रेटजी फादर के लिए काम करेगी वो बेटे के लिए क्यों नहीं करेगी। यूपीएससी फादर है, स्टेट पीसीएस बेटे हैं, तो उनके लिए काम तो करेगी ही करेगी, उसके लिए अलग से कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं होती हैं। मॉक स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रीलिम्स, देखिए प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया जितने मॉक्स हो सकते हैं, मॉक्स बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल होते हैं। विजन आईएएस के अवेलेबल हैं, जीएस स्कोर के अवेलेबल हैं, जितने हो सकते हैं सबको दीजिए। मैं प्रीलिम्स के लिए एक और आपको टिप देना चाहूँगा, प्रीलिम्स में आप एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। जितने भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शन उनको एलिमिनेट करिए। आपको 4 में से एक ऑप्शन पता है कि ये गलत है तो आप नीचे वाले ऑप्शन में से वो जो 4 ऑप्शन, वो एक ऑप्शन जिन 4 में से 3 में आ रहा है उसको एलिमिनेट कीजिए तो आंसर निकल जाएगा। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए मॉक्स के अंदर, तो इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। एसए के लिए सिर्फ आप सैटरडे संडे रखिए, बाकी का टाइम आप सारी प्रिपरेशन के लिए कीजिए। एक बारी सारी रीडिंग मार लीजिए एनसीईआरटीज़ की, वो एनसीईआरटीज़ की रीडिंग आपकी 1 से 2 महीने में निकल जाएगी, 1 साल है आपके पास। उसके बाद ऑप्शनल तैयार कर लीजिए, ऑप्शनल तैयार आपका 3 महीने में हो जाएगा, 3 से 4 महीने में। उसके बाद आप अपनी तैयारी जो है वो आपकी मेजॉरिटी तैयारी हो जाएगी उसकी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम देखिए खुद ही मैनेज करना पड़ता है। सिलेबस इतना नहीं है, सिलेबस अगर आप सिलेबस को पढ़ोगे तो सिलेबस बहुत कंसाइज़ है। हमने इसको सिलेबस को वास्ट बना रखा है, कोचिंग सेंटर्स ने वास्ट बना रखा है, हम लोगों ने वास्ट बना रखा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंडर द सन वो कुछ भी पूछेगा कुछ भी पढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेबस को ठीक से पढ़ोगे, उसके टर्म्स को ठीक से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप पढ़ रहे थे वो काम की नहीं है, वो आप छोड़ दोगे। इकोनॉमिक करंट के लिए कहाँ से पढ़े, एक तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, बजट पढ़ना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। प्लस आप विजन आईएएस या इनसाइट्स की मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए। इनसाइट्स का जो होता है सिक्योर का, मैं जब भी इनसाइट्स की बात करता हूँ तो सिक्योर कंपाइलेशन की बात करता हूँ, उसको लीजिए। वो सिक्योर से देखिए होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन ना वो आपका हर मंथ में 2-3 बार ही आता है और उसका सेम कंटेंट होता है। तो आपको जब 2-3 बार ही पढ़ लेते हो ना उस क्वेश्चन को 2-3 मंथ के सिक्योर में, तो आपको याद हो जाता है वो। तो इकोनॉमिक करंट वहाँ से पढ़ लीजिए। प्लस इकोनॉमिक सर्वे का किसी भी कोचिंग सेंटर का या किसी भी प्लेटफॉर्म का आप वो ले लीजिए, कंसाइज नोट ले लीजिए। प्लस बजट पढ़ना आपको ज़रूरी है। सी सेट इज़ कॉम्प्लिकेटेड ईयर बाई ईयर। सी सेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, सी सेट को तुम लोग इतना लाइटली ले लेते हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सी सेट को छोड़ो मत, सी सेट की प्रैक्टिस 2 से 3 मॉक लगा लो सी सेट के, और उसमें ये प्रैक्टिस करो कि भाई जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ देना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन में से मेरे को 30 से 35-40 क्वेश्चन ऐसे कर देने हैं जिनमें कि मेरे श्योरिटी है कि वो बिल्कुल ठीक है। बाकी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको मैं बाद में देखूंगा, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 15 मिनट लगा दोगे तो सी सेट में से 40 क्वेश्चन, 80 में से 40 क्वेश्चन कहाँ से होंगे। मैथ्स ज़रूरी है, मैथ्स ज़रूरी नहीं है। देखिए सी सेट में मैथ्स है, उसके लिए आप कोई किसी से भी एक बारी जो भी सी सेट की कोचिंग कराता हो या कोई सी सेट जिससे आपको मैथ मतलब उसमें जो बेसिक मैथ्स है 10th से नीचे लेवल का मैथ्स है वो चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस,
नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस। तो ये तो आप कहीं से या तो यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, या कहीं से कोचिंग ले लीजिए। इसमें मैथ्स इतना हाई फाई मैथ्स नहीं है यूपीएससी के अंदर, सिर्फ सीसेट तक ही मैथ्स है जिनको मैथ्स चाहिए, मतलब अगर मैथ्स से डर लगता है तो। और वो बेसिक मैथ्स है, 7th 8th क्लास का मैथ्स है। बस उसमें आपको स्पीड चाहिए, थोड़ी ट्रिक्स चाहिए, वो ट्रिक्स आप सीख लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, तो उसमें हो जाएंगी। सर यूपीएससी के मेडिकल में तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना? नहीं, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ आईपीएस के लिए देखा जाता है कि आपकी नॉकनीस तो नहीं है, बाकी सब के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपका वेट नॉर्मल होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। अगर ओवर वेट है तो थोड़ा टाइम दिया जाता है आपको कम करने के लिए। तो मेडिकल में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आती है। ऐसे कैसे इम्प्रूव करें? ऐसे भाई जितने ऐसे लिखोगे हर सैटरडे संडे को उतने इम्प्रूव होंगे। ऐसे नोट्स बना लो, ऐसे के टॉपिक्स के मैं बता चुका हूँ। सर मेंस राइटिंग आपका कैसे इम्प्रूव हुआ? मेंस आंसर राइटिंग भाई मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। मैं तो दो दो हर ऑप्शनल के पेपर लिखता था और उन पर देखता था कि कहाँ पे गड़बड़ी है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे टॉपर्स के आंसर शीट्स पड़ी हुई होती हैं जो उन्होंने लिखी होती हैं, तो उन टॉपर्स की आंसर शीट्स को लीजिए, उनको पढ़िए, उनके आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को देखिए और अपने आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को मैच करने की कोशिश कीजिए, तो आपके आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर मैच हो जाएंगे। सर विज़न टेस्ट में 70 आ रहे हैं प्री में। नहीं भाई, 70 से नहीं होगा, 70 नहीं, कम से कम 100 लाओ। एलिमिनेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। एक 4 में से अगर एक जो पॉइंट दिया हुआ है वो पता है कि ये गलत है, तो उस पॉइंट को देखो कि वो ऑप्शंस में कितने ऑप्शंस में आ रहा है, उससे 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर, मैं तो 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आता था, तो 99 तो मत ही करो ज़्यादा। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही बड़ा मिथ है भाई। नेगेटिव मार्किंग से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो जो कि नहीं आते आपको, उसमें से आप अगर एक गलत करते हो तब आपका स्कोर होता है नेगेटिव। अगर आप 4 में से 3 गलत करते हो तब आपका स्कोर होता है नेगेटिव। अगर आप 4 में से 2 गलत करते, 2 सही करते हो तो आपका स्कोर कहीं नहीं जाता। और 4 में से 3 सही कर दिए तो आपका स्कोर ऊपर हो जाता है। तो भाई मैथ्स लगाओ उसके अंदर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो करो, बट रिस्क उतना ही लो जितना कि आप झेल सको। बाकी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि मेरी जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इट विल हेल्प यू ऑल।